जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में कृषि प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित राज्य, यानी कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है और कौन सी फसल के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए, चाहे कोई किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहा हो, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन एमसीक्यू से पहले हम सॉल्व करेंगे या समझेंगे सबसे पहले कि भारत की प्रमुख फसलें और अग्रणी राज्य यानी प्रथम स्थान पे कौन से राज्य हैं। तो हम एक तरफ लिखे हैं फसल और एक तरफ राज्य है। और अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो अपने सामने है कुछ इस तरह से कि लौंग, ठीक है। तो लौंग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तमिल में। तो प्रथम स्थान पे कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। गेहूँ, गन्ना, आलू उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है, यानी पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। संतरा उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। मूंगफली और कपास में गुजरात प्रथम स्थान पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। अंगूर में नासिक जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपन अब देखते हैं और आगे का। तो दलहन, सोयाबीन और चना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। याद रखिएगा, दलहन, चना, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है जूट, चावल, जूट, पटसन। चावल, जूट और पटसन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। काफ़ी, मक्का, सूरजमुखी में कर्नाटक पहले स्थान पे है। चाय की बात करें तो असम जो है पहले स्थान पे है, ठीक। और आगे बात करें तो केरला जो है किस में है? काजू, अदरक, काली मिर्च में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो तंबाकू, हल्दी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी प्रथम स्थान पे है। केसर और सेव ये जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। रबड़, इलायची, ये इलायची है। और मसाला, मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है, रबड़, इलायची, मसाला के लिए। ज्वार, अरहर, प्याज और अंगूर महाराष्ट्र में। और राजस्थान में बाजरा और सरसों, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू में, जो टॉप 60 एमसीक्यू है। बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल भूमि का कितने % किस कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है? तो भारत में लगभग 52.7% जो है भूभाग वो कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लगभग कितने % कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की लगभग 48% जो आबादी है किसान यानी खेती के कार्यों में, खेती से किसी न किसी तरह सम्मिलित है, जैसे पशुपालन या फिर कुछ उगाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लगभग 13.99% जो है भारत में जीडीपी में कृषि का योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1950-51 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था? तो स्टार्टिंग में जो आज़ादी के बाद क्या योगदान था? तो लगभग आपका कितना योगदान था? यहाँ पे 55.40% योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो भारत में कृषि क्षेत्र जीडीपी का कितने % भाग किस शोध पर व्यय होता है? यानी किसान के जो इन्वेंशन है कृषि वैज्ञानिकों के लिए कितने % भारत की जीडीपी का लगा देते हैं? तो लगभग 0.3% भाग लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पादों से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो कुल जो है उत्पाद में लगभग 12.1% जो है कृषि तथा कृषि के प्रोडक्ट से योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है? तो खाद्यान्न के अंतर आने वाला क्षेत्र 122 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कृषि गणना कब की गई थी? तो कृषि गणना सबसे पहले भारत में 1970 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है? तो सीमांत किसानों को 1 हेक्टेयर तक की जो धारिता है उनको बोला जाता है, ठीक है, सीमांत किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने % जोतों का 1 हेक्टेयर है उससे छोटी हैं? तो जिसके पास 1 हेक्टेयर है उससे छोटी हैं तो 65% जोत जो है 1 हेक्टेयर है उससे छोटी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। तो जनसंख्या बढ़ने से भारत का जोतों का आकार घटा है और 1.55 हेक्टेयर ही रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की है। तो कृषि जोत पर कर लगाने के लिए राज्य समिति, कौन सी समिति, राज्य समिति, ठीक है। भारत में जोतों का आकार घटने का कारण क्या है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि यंत्रीकरण, भूस्वामी की ललक। तो इसमें से राइट बताना है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 एवं 4। तो कृषि जोतों का आकार घटने का कारण है उत्तराधिकार का नियम और भूमि स्वामी की ललक, ये दोनों कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि का कितने प्रतिशत भाग सिंचित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कृषि का लगभग 1/3 भाग भारत में क्या है, सिंचित है। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें हैं। क्या है, नहरें। लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है कुएं और नलकूपों से, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो भारत में लगभग 45% क्षेत्रों में कृषि सिंचाई की उपलब्ध है सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। तो पूर्णतः जो वर्षा पर निर्भर है तो लगभग 55% भाग केवल बारिश पे ही निर्भर है। बारिश होगी तभी खेती होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल कृषि क्षेत्र 156 मिलियन हेक्टेयर है। इसके प्रतिशत कितने प्रतिशत भाग में कृत्रिम सिंचाई है। तो कृत्रिम सिंचाई कितने प्रतिशत भाग में है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो लगभग 36% में कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है। तो लगभग 36% जो है नहरों द्वारा सिंचित है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। तो भारत में सिंचाई का जो सर्वप्रथम स्रोत है वो क्या है, सबसे ज़्यादा कुएं और नलकूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहद, माध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत है। तो बृहद सिंचाई परियोजना का निर्धारण से क्या आशय है। तो बृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण से आशय है वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर का होता है। तो लघु सिंचाई योजना का जो कृषि कमान क्षेत्र है वो लगभग 2,000 हेक्टेयर होता है, कितना, और बृहद का 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है। तो भूमिगत यानी धरती से खोद के निकालते हैं, तो लघु सिंचाई में किया जाता है कुएं और नलकूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सिंचाई विशेषज्ञ बोलते हैं कि 114 मिलियन हेक्टेयर में कृषि सिंचाई उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है, यानी CADP, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो मौलिक उद्देश्य है वो है भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता, कुएं और नलकूपों में, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, एक सेकंड, क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। भारत में सिंचाई साधनों की क्षमता और सदुपयोग के मध्य अंतर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो ये कह रहा है कि भारत में कृषि सिंचाइयों का जो सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसका कारण क्या है। तो जो असत्य कारण है वो बताना है। तो इसमें से जो असत्य कारण है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो 1 2 3 4 ये क्या है, असत्य कारण नहीं, यहाँ पे सत्य कारण होगा। क्या है, यही सभी सत्य कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आधुनिक भारत के मंदिर की उपमाना किसे दी है। तो विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बोला है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है।
29वां नंबर क्वेश्चन है, किसने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया है? तो अभी मैंने बताया कि 10,000 या 10,000 हेक्टेयर से अधिक की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उन्हें बृहद परियोजना के रूप में, जबकि 2,000 या 2,000 से अधिक कम इनको लघु, और मध्यम 2,000 से अधिक और 5,000 से कम। ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सबसे पहले केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति जो है भारत में गेहूं और चावल के लिए सफल रही। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? एक सेकंड, रुकिएगा। हाँ, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो ये पड़ा था सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से कितना अंश कम हो गया था? तो कुल खाद्यान्न का किसका अंश कम हो गया था? तो मोटा अनाज और दलहन का अंश कम हो गया था। ठीक है, हरित क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ? आपको बताना है। तो चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। ठीक है, न घटा न बढ़ा। ठीक। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन क्या हो गया? तो मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घट गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज, ये फिर से वही रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36, कृषि क्षेत्र के अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो अधिक उपज वाली किस्मों का जो कार्यक्रम है वो 1966 में शुरू हुआ, हरित क्रांति के समय। ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला? तो सबसे निराशाजनक परिणाम जो है दलहनों को देखने को मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप इनमें से मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1966 में भारतीय कृषि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना चलाई गई? तो ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1966 में HYVP योजना चलाई गई। ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जो जनक हैं, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की उपयुक्ति बताई थी। क्या बताई थी? अधिक उपज कौन सी किस्म देंगी। ठीक है। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन है अगला कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। अभी हमने पहले अगले क्वेश्चन में शायद बता दिया है कि ये हरित क्रांति के जनक थे। तो ये नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, वो है हरित क्रांति के जनक, लेकिन भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? क्या हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम गॉड ने ये शब्द दिया था, जबकि नॉर्मन बोरलॉग क्या है? है ना, जनक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1960 से लेके 61 के बीच ये किया गया। नेक्स्ट वही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सन 1966-67 में जब अकाल आया उस समय हुई। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ 1970 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? तो सघन पशु विकास कार्यक्रम जो है दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था आपको ये बताना है। तो ये 1964-65 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में दूध उत्पादन में, एक सेकंड,
हैं। भारत में दूध उत्पादन में भैंस, गाय, बकरी का हिस्सा क्या है? तो सबसे ज़्यादा कौन देता है? तो भैंस की बात करूं तो 50% भैंस से और 46% गाय से और 4% बकरी से। सबसे ज़्यादा भैंस, फिर गाय, फिर बकरी दूध देती हैं। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन या वी कुरियन। ठीक है। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति जो दूध है 322 ग्राम लगभग दैनिक उपलब्धता सबको मिल सकता है। ठीक है। अगला है कि भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा उपलब्ध जो प्रति व्यक्ति है वो पंजाब में है, यानी दूध पंजाब में है। ठीक। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो ये है लगभग 800 ग्राम सबसे ज़्यादा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध आपको बताना है तो ये मछली पालन से है। नेक्स्ट है कि मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है एशियाई मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो एशियाई मत्स्य उत्पादन में भी भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। 56वां नंबर क्वेश्चन है, वही रिपीट, एशियाई मत्स्य उत्पादन में उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान चीन का है, यानी चीन के बाद सबसे ज़्यादा मछली दूसरे नंबर पे भारत उत्पादन करता है। भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा रासायनिक उत्पादन जो है नाइट्रोजन डालते हैं। क्या? नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों यानी दूसरे देशों से मंगाने पर निर्भर है? तो पोटैश या पोटेशियम की उर्वरक के लिए दूसरों से मंगाने के लिए वो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो कुल उर्वरकों के प्रयोग में, उर्वरक के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में। ठीक है। उर्वरक है ना। तो ये था हमारा आज का ये पूरा सेगमेंट, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए